गुड इवनिंग। जैसे कि आपको पहले की क्लासों में मैंने परावर्तन के नियम तक समझा दिया था, फिजिक्स का लेसन 1। अब मैं आपको उसके आगे का थोड़ा समझाऊंगा। तो आज हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दर्पण क्या है, कि दर्पण क्या है। तो आपको बताएं दर्पण क्या है। तो आप एक साधारण कांच ले लें, एक कांच ले लीजिए, कांच की एक साधारण कांच ले लीजिए, उसके एक परत को आप पॉलिश कर दीजिए। कांच की एक परत को है तो आप क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। एक साधारण सा कांच ले लीजिए, उसकी एक तरफ जो है एक साइड आप पॉलिश कर दीजिए। कोई भी चांदी की पॉलिश कर दीजिए, कलर कर दीजिए, आप कुछ भी पेंट कर दीजिए। अब आप एक साइड पॉलिश करेंगे तो दूसरी तरफ आपका जो है वो दर्पण का काम करेगा, मिरर का वर्क करेगा, मिरर का काम करेगा। तो देखो दर्पण जो है, एक समतल दर्पण जो है हमेशा उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक समतल दर्पण में ध्यान रखिएगा हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे खड़े होते हैं उसका उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि आप कोई भी शब्द देखें दर्पण में तो आपको उल्टा ही दिखता है, तो वो आभासी के रूप में, क्योंकि जो रियल है वो वास्तविक में आएगा, वो ऐसा होता नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं दर्पण कैसे क्या है। तो किसी चीज का प्रतिबिंब, परछाई आप देखते हैं, सो दर्पण कहते हैं। किसी चीज की परछाई आप यानी किसी चीज का प्रतिबिंब आप देखते हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण बनता कैसे है, तो एक कांच ले लेते हैं और उसकी एक तरफ जो है एक दूसरी से, दोनों साइड होती है, दोनों में से एक किसी तरफ आप पॉलिश कर दीजिए तो आपका दर्पण तैयार हो जाता है। ये तो दर्पण के बारे में था। अब आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूं कि किसी भी दर्पण में देखिए, दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। आपके दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण जो मैं बता चुका हूं आपको, और एक होता है गोलीय दर्पण। देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण जो प्लेन, जो आपके घरों में यूज करते हैं, आप जो आईने में देखते हैं, बाल वगैरह बनाते हैं या कंघी करते हैं तो जो यूज करते हैं वो आपका समतल दर्पण है। एक होता है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का यूज मैं आपको बताऊंगा, तो पहले गोली बता देता हूं। किसी खोखले गोले की परत को, किसी खोखले गोले को अगर काटा जाए और उसकी एक परत जो है वो पॉलिशदार हो, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए एक कांच का खोखला गोला ले लिया। अब ये कांच का खोखला गोला है, यदि आप इसको एक भाग को निकाल दें तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। कांच के खोखले भाग को ले लें और उसको आप कट करके निकाल दें तो इस तरह से दिखाई देगा। अब इस भाग को आप पॉलिश कर लीजिए, तो दूसरी तरफ जो है, एक तरफ आपने पॉलिश कर दी तो एक तरफ आपने पॉलिश नहीं की। अब आपका ये कहलाएगा गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा ये, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले की एक परत को पॉलिश करके बनाया जाता है। ठीक है। तो गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। इस टाइप से आपको सारे दर्पणों के बारे में आना चाहिए। ध्यान रखिए, एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए दर्पण क्या होता है, एक साधारण कांच के एक परत को अगर आप ले लेते हैं और उसकी वो दो परतों में से एक परत पे आप पॉलिश कर देते हैं तो वो दर्पण कहलाता है, मिरर। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण जो हम घरों में यूज करते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कैसे, तो एक खोखले गोले का भाग जिसकी एक परत यानी एक ओर चांदी की पॉलिश होती है या पेंट होता है, ठीक है, या चांदी की कलई की जाती है इसको कहते हैं। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो इनकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं पहले, कि जिसका एक भाग बाहर की तरफ उभरा हुआ रहे, वह दर्पण जिसका वह भाग जिसके सामने प्रतिबिंब बनता है वो उभरा हुआ रहे, उसे आप उत्तल दर्पण कहते हैं। और सेम इसका उल्टा होता है अवतल दर्पण, जिसका ये दबा हुआ रहे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए देखने से कैसे पता करें, वो तो बाद में, पहले आप छूने से।
तो छूने से आप देखिए, स्पर्श करने से जिसका भाग उठा हुआ रहे, जिसका पृष्ठ उठा हुआ रहे, जिसका पृष्ठ उठा हुआ या उभरा हुआ, देखिए जैसे आप चम्मच लेते हैं तो चम्मच में आप देखते हैं ऐसे रहती है चम्मच आपकी, ये उठी है और ये दबी रहती है। तो जो उठा हुआ भाग है आपका वो है आपका उत्तल, और जो आप दबा हुआ हिस्सा है वो है आपका अवतल। तो चम्मच भी एक दर्पण का काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों गोलीय दर्पण के भाग हैं। अब एक पृष्ठ उठा हुआ रहे वो है आपका उत्तल दर्पण, और एक पृष्ठ आपका दबा हुआ रहे, जैसे चम्मच का जैसे स्थिति हम खाते हैं तो वो अंदर की तरफ रहता है, वो है आपका अवतल दर्पण। ये आपका अंदर वाला है। ठीक है, तो दर्पण कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है कि गोलीय दर्पण से ही काटकर दो दर्पण बनाए गए हैं। एक होता है उत्तल दर्पण जिसका पृष्ठ, एक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है और दूसरी तरफ पृष्ठ पर पॉलिश रहती है, और जिसका एक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ रहता है और दूसरी तरफ पॉलिश रहती है। तो जो उभरा हुआ है वो उत्तल है और जो दबा हुआ है वो आपका अवतल भाग है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि दर्पण दो प्रकार के हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जिसका पृष्ठ उभरा हुआ रहे वो है आपका उत्तल दर्पण, और जिसका पृष्ठ दबा हुआ रहे अंदर की ओर वो है आपका अवतल दर्पण। तो मैंने चम्मच वाला एग्जांपल भी आपको दिया है, ये है छूने से। लेकिन बिना छुए आप कैसे पता लगाएं कि दर्पण कौन सा है, तो आपको इसके बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, जिसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपने केवल बिना छुए छुए पता लगाया कि कौन सा दर्पण होता है। अगर बिना छुए पता लगाया तो जैसे वस्तु का साइज जैसे छोटा ही रहे, बड़ी वस्तु का साइज अगर छोटा ही है तो समझ लीजिए उत्तल दर्पण है, और बड़ी वस्तु का साइज अगर बड़ी वस्तु है, जैसे ये वस्तु और उसका साइज हमें जैसे हम आईने में देखते हैं तो छोटा ही दिखता है, तो वो आपका उत्तल दर्पण है। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके जो बगल में मिरर लगाए जाते हैं, दर्पण लगाए जाते हैं, वो उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी वस्तु होती है ट्रक, और उसके छोटे से साइज में पूरा का पूरा उस आईने में आ जाता है, उसका पूरा आकार जो है वो उस दर्पण में दिखाई देता है। तो ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा दर्पण जिसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही दिखाई देता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ऐसे ही सर्कस वगैरह में जाएं, आप प्रदर्शनी में जाएं तो आप खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि जैसे ही आप प्रदर्शनी में जाते हैं एक कमरा रहता है, वहां पर आप खड़े होते तो वहां पे आपका प्रतिबिंब छोटा सा दिखता है बिल्कुल। तो समझ जाइए वो जो दर्पण है वो है आपका उत्तल दर्पण। ये है बिना छुए पता लगाना, सामने से देखने से पता लगाना। कोई बड़ी वस्तु है उसका प्रतिबिंब छोटा बने तो समझ जाइए उत्तल दर्पण। लेकिन अगर किसी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बने, छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बहुत बड़ा, तो समझ जाइए वो आपका है अवतल दर्पण। वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्यों? जैसे ये है, अगर मैं इसको अवतल दर्पण के सामने दूर रखता हूं तो छोटा दिखेगा, और धीरे 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 जैसे जैसे मैं पास में लेके आता हूं तो इसका साइज जो है वो धीरे 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 क्या होता है? बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। ध्यान रखिए, देखने से कैसे पता करें? तो मैंने फिर बता रहा हूं, जिसमें प्रतिबिंब का साइज हमेशा छोटा रहे, जितनी चाहे बड़ी वस्तु हो प्रतिबिंब छोटा रहे तो उत्तल दर्पण और जिसमें प्रतिबिंब का साइज धीरे धीरे इंक्रीज बढ़ता जाए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा, फिर जैसे जैसे वस्तु पास में जा रही प्रतिबिंब भी बढ़ता जा रहा, बहुत बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो दर्पण होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। अब जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब ना तो बढ़ता है ना घटता है वो होता है आपका समतल दर्पण। जिसमें वस्तु का साइज ना तो बढ़े ना ही घटे तो वो कौन सा दर्पण है आपका? वो है आपका समतल दर्पण। तो तीन प्रकार के दर्पण हो गए, जिसमें साइज छोटा उत्तल, जिसमें साइज धीरे धीरे बड़ा अवतल, और जिसमें साइज नहीं बढ़े ना घटे वो समतल। तो इनके लिए आवर्धन नाम दिया गया कि आवर्धन क्या होने चाहिए। तो देखो, तो जिसमें आवर्धन 1 से कम होता है, 1 से कम,
वो है आपका उत्तल दर्पण, जिसमें एक से कम, मतलब अगर 10 फुट की वस्तु है तो 2 फुट का प्रतिबिंब, 3 फुट का प्रतिबिंब बराबर नहीं बनेगा, तो उन्हें कहते हैं आवर्धन। जिसका आवर्धन 1 से कम होता है वो है आपका उत्तल दर्पण। जिसका आवर्धन 1 से भी ज्यादा, 1 से कम या 1 से ज्यादा, वो है आपका अवतल दर्पण। कैसे? छोटी वस्तु है तो 1 से कम है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु पास में जा रही है तो उसका प्रतिबिंब भी धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो 1 से ज्यादा मतलब जितनी वस्तु है उसका, जैसे ये देखो अभी छोटी वस्तु और इसको पास में ले जाएंगे तो ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे 1 से ज्यादा, तो वो है आपका अवतल। तो देखो जिसमें साइज बढ़ रहा है तो वो अवतल है, लेकिन जिसमें साइज एक ही रहे, यदि वस्तु 10 फुट की है और 10 फुट का ही प्रतिबिंब दिखाई दे तो समझ जाइए वो है आपका समतल दर्पण। अब और भी चीजें आपको बता दे रहा हूं कुछ, कि किसी वस्तु को अगर आपको देखना है तो अपनी हाइट से भी, जितनी आपकी हाइट है उससे आधी हाइट यानी आधी लंबाई का आप मिरर यूज करेंगे तो आपको आपकी पूरी हाइट दिखेगी। और आप किसी आईने में जब भी देखते हैं तो कोई वस्तु अगर आपके बगल से भी निकलती है तो उसकी स्पीड आईने में डबल हो जाती है। तो ये कुछ आपको तथ्य हैं, स्मरणीय तथ्य आपको याद रखनी है कि जैसे 6 फुट का आदमी है और उसको आपको अपनी पूरी लंबाई देखनी है तो उसको चाहिए कितने फीट का आईना, उसको चाहिए अपनी हाइट का आधा यानी 3 फीट का आईना। और अगर कोई वस्तु जो है किसी कांच के सामने से गुजरती है, किसी दर्पण के सामने से गुजरती है और मान लो उसकी स्पीड 60 है तो वो दर्पण में दुगनी दिखेगी। कितनी दिखेगी? 120 दिखेगी। और एक चीज, जब भी दो दर्पणों को एक दूसरे के सामने यानी समांतर रखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। जब दो दर्पणों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिना कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री यानी 180 अंश का एंगल है देखो दोनों के बीच में, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा नाई रहता है, नाई खवास जिसको कहते हैं, तो एक और दूसरा आईना, ही आईने के अंदर आईना रहता है, उसमें रहता है, तो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो अनंत प्रतिबिंब होते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब दो दर्पणों के बीच में कोई झुकाव हो, जब दो दर्पणों के बीच में कोई एंगल बन रहा हो तो उसका भी सूत्र होता है। तो प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालनी हो, दो दर्पणों के बीच में झुकाव हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र θ/360 माइनस के 1, या उल्टा कर दिया, सॉरी, 360/θ माइनस 1, ये सूत्र होता है कि कितने, देखो अगर दो दर्पणों के बीच में कोई झुकाव बन रहा है तो उनसे आपसे पूछा जाए कितने प्रतिबिंब बनेंगे यानी कितनी परछाई बनेंगी अंदर, तो ये सूत्र आपको लिख लीजिए 360/θ माइनस 1। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दो दर्पण ऐसे झुके हुए हैं जिनके बीच का एंगल 90 है, तो बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 360/90 माइनस 1, ये कट जाएगा 4 बार, तो बचा 3, यानी कि 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो देखो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, अवतल दर्पण में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और समतल दर्पण में हमेशा एक से प्रतिबिंब रहते हैं। ठीक है, उत्तल बता ही चुके हैं जिसका पृष्ठ उभरा हुआ हो, अवतल बता चुके हैं जिसका पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो। उत्तल का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है क्योंकि प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। अवतल का आवर्धन धीरे धीरे बढ़ता है इसलिए 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी, और समतल का आवर्धन हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। और एक चीज, दो दर्पणों के बीच अगर समांतर रूप में रखे हैं तो हमेशा कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब। ठीक है, ये नोट करिए। देखिए अभी आपने दर्पण के बारे में पढ़ा, हम लोग थोड़ा सा परिभाषाएं पढ़ेंगे इनकी। तो एक खोखला दर्पण ले लिया, एक खोखला गोली दर्पण ले लिया, ठीक है, उसके केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। अब इसको जब काटते हैं तो इस तरह से आपको दो आकृतियां मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, आपको काटने पर इस तरह से दो आकृतियां मिलेंगी। ये दर्पण जो है वो इस तरह से रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं।
ये सेंटर हो गया। देखिए एक कट आपने यहां लगाया तो ये निकला, एक कट आपने यहां लगाया तो ये वाला निकला। अब जिसका पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है वो है आपका अवतल, और जिसका पृष्ठ बाहर की तरफ है ये वाला पृष्ठ जो, वो है आपका उत्तल। तो दोनों दर्पण हो गए। तो खोखले दर्पण के केंद्र को, खोखले दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। खोखले दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये है पैंतिक की परिभाषा। अब खोखले दर्पण के देखो, किसी दर्पण में परावर्तक तल होता है। क्या होता है? परावर्तक तल। तो उसको समझाएं। दर्पण के जिस भाग से परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहा जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आईना है, ये क्या है? आईना। इस आईने में अगर आप देखें तो जहां जहां आपका प्रतिबिंब बन रहा, इस आईने में जहां जहां क्या बन रहा? प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो परावर्तक तल है। देखो इस आईने में यहाँ 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 ये सारा क्या है? प्रतिबिंब बन रहा, तो ये क्या है? परावर्तक तल। तो जहां परावर्तक तल क्या होता है? जहां से आपको रिफ्लेक्शन हो, जहां पे परावर्तन हो, जहां से प्रकाश लौट जाए, वो परावर्तक तल होता है। तो परावर्तक तल इसमें क्या होगा? तो इसमें ये वाला जो होगा, मिडिल पॉइंट लेके चल रहे हैं, इसमें ये वाला जो है मिडिल पॉइंट इसका ये होगा, और इसका मिडिल पॉइंट मान लो ये है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसे P से निरूपित किया जाता है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल है यानी ये है, और इसका सेंटर बिंदु अगर है, इसका बिल्कुल मध्य बिंदु अगर हम लोग लें, ये है और इसका बिल्कुल मध्य बिंदु है, वी कहलाएगा। जहां से परावर्तन हो रहा है वो कहलाएगा आपका ध्रुव, ध्रुव P। तो ये से P से निरूपित करेंगे। ठीक है। तो पहली परिभाषा क्या थी? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय खोखले गोला है, उसके केंद्र होगा, गोला है तो केंद्र तो हो गई, तो उसके खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है। और ध्रुव के, ध्रुव क्या है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु। ठीक है। देखो तो गोलीय दर्पण है, दर्पण है यानी गोला है, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण है। परावर्तक तल का मध्य बिंदु कहलाएगा आपका ध्रुव। ठीक है। अगली आपकी है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्रुव से लेकर केंद्र तक, वक्रता केंद्र तक की, दर्पण के ध्रुव से लेकर परावर्तक तल के मध्य बिंदु से लेकर, ध्यान रखिएगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु से लेकर परावर्तक तल के मध्य बिंदु से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए डेफिनेशन आपको बराबर याद है। पहली डेफिनेशन क्या है? गोलीय दर्पण का केंद्र मध्य बिंदु जो होता है गोले का, वो वक्रता केंद्र है। अब जिससे से परावर्तन हो रहा है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी लौट रही परावर्तक किरणें, परावर्तक तल वही होगा। और इस परावर्तक तल का या इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उसे ध्रुव कहेंगे। और परावर्तक तल के मध्य बिंदु से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या R कहेंगे, रेडियस। इसके बाद आती है आपकी मुख्य अक्ष। तो ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन परावर्तक तल के मध्य बिंदु और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु व वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपकी जा रही है, ये लाइन दिख रही है, ये कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र और परावर्तक तल का मध्य बिंदु है ध्रुव। इससे होकर ये लाइन जो जा रही है, इसे क्या कहेंगे आप? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। अब इसके बाद आए फोकस। तो जब कोई भी प्रकाशिक किरण, जब कोई प्रकाशिक किरण आती है
और रिफ्लेक्ट होकर जिस बिंदु से जाती है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। उसे क्या कहते हैं हम लोग? फोकस बिंदु। दर्पण में जो प्रकाश किरण आती है मुख अक्ष की समांतर आती है और जहां से भी रिफ्लेक्ट होकर तल से टकराकर लौट जाती है, ये आई सीधी सीधी आ रही थी, यहाँ टकराई और यहाँ से क्या हो गई? लौट गई। तो जैसे ये लौटी इसे कहेंगे मुख्य फोकस बिंदु। इसे क्या कहेंगे? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु, एफ। ठीक है। और ये आपका ध्रुव था, ठीक है। और ध्रुव से लेकर परावर्तक तल के मध्य बिंदु, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि ये फोकस दूरी है। ये क्या है आपकी? फोकस दूरी। मुख्य फोकस बिंदु यानी पी से, देखो एफ को क्या है? परावर्तक तल के मध्य बिंदु से फोकस तक की दूरी, जहां पर आपकी ये प्रकाश किरण टकराकर लौट जाती है, मुख अक्ष से लौट जाती है, तो उस दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ये आपकी परिभाषाएं हैं, ये आपको हम नोट भी करवा देंगे। आज के लिए इतनी, कल आगे देखते हैं।